हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, रिसेंटली अभी नासिक के मीट एंड ग्रीट इवेंट पे मुझे कुछ लोग मिले। दे वर अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स और उनकी बहुत ही खास रिक्वेस्ट थी, जो कि मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स की ये रिक्वेस्ट हो सकती है या बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में क्वेश्चन, ये डाउट हो सकता है। उनका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दैट देयर आर सो मेनी फंडामेंटल फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल पैरामीटर्स, जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट कैश फ्लो, डेट टू इक्विटी रेशियो, सेल्स ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हम धन के स्क्रीनर पे भी चेक करें तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स जिसके थ्रू आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। उनकी बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट थी, वो कहते हैं कि मुझे कोई भी ऐसे 5 पैरामीटर बता दीजिए, 3, 4, 5, 6 पैरामीटर, कुछ भी बता दीजिए कि मैं हर बार हर कंपनी में सिर्फ ये 4-5 पैरामीटर्स ही चेक करूं तो मुझे समझ में आ जाए कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। मुझे बेस्ट कंपनी नहीं चाहिए, मुझे ब्रॉडर एनालिसिस करने के लिए, अपने लिए एक वॉच लिस्ट बनाने के लिए और इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए और इन्हीं स्टॉक्स में लगातार अपनी पोजीशन को टाइम पे इंक्रीज करने के लिए मुझे ऐसे स्टॉक्स के अंदर एक्यूमुलेशन करनी है। तो यहां पर मुझे बताइए कौन से ऐसे 4-5 पैरामीटर्स हैं जिसको देखकर हम ये पता लगा पाए कि ये कंपनी ब्रॉडली अच्छी है या बुरी है। और मैंने वहां पर उनको प्रॉमिस किया था और ये प्रॉमिस मैं आप सबके लिए फुलफिल कर रहा हूं। तो आज हम इस वीडियो में ये पता करने वाले हैं कि आप ब्रॉडली कुछ 4, 5, 6 पैरामीटर्स के थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं कि ब्रॉडर लेवल पर कंपनी अच्छी है या नॉट सो अच्छी है। यहां पर हम आज करने वाले हैं एक 5 पॉइंट एनालिसिस। ऐसे 5 पैरामीटर्स निकालेंगे जिसके बेसिस पे आप पता लगा पाएंगे कि ब्रॉडर लेवल पर कंपनी अच्छी है भी या नहीं है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है भी या नहीं है, और या फिर अगर आप ट्रेडर भी हैं तो इन कंपनीज के अंदर आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रॉडली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं। तो ऐसी कंपनीज के ब्रॉडर लेवल पर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू नीचे आने के। लेकिन इस वॉच लिस्ट में जो भी आउटकम स्टॉक्स आने वाले हैं, जो भी स्टॉक्स आपको दिखने वाले हैं, मैं यहां पर अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता हूं। ये वॉच लिस्ट शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉच लिस्ट के पैरामीटर शेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये 5 पैरामीटर्स के थ्रू जब कभी भी आपके पास रेगुलरली स्टॉक्स आएंगे तो आप उन स्टॉक्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको उनका बिजनेस समझ में आता है तो ही आप उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहां पर स्कैनर में जो स्टॉक्स आते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो पैरामीटर्स हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसे 5 पैरामीटर्स जिसका लॉजिक क्या है, मैं ये डिस्कस करूंगा। एट द सेम टाइम मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि ये पैरामीटर का नंबर क्या होना चाहिए, ऑल्सो ये पैरामीटर मैंने क्यों यूज किया है। तो आइए अब हम चलते हैं यहां पर scanex.trade जो कि धन का स्क्रीनर है, यहां पर चलते हैं और यहां पर 5 पैरामीटर्स अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि हमें कौन से स्टॉक्स यहां पर देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, ये मैंने यहां पर scanex.trade ओपन कर लिया है, मैं चला गया क्रिएट पे और अब हमें चाहिए ऐसे 5 पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम अच्छी कंपनीज निकाल सकते हैं या फाइनेंशियली साउंड कंपनीज निकाल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। देखिए दोस्तों, एक थॉट प्रोसेस तो ये कहता है, जो कि स्पेकुलेटिव थॉट प्रोसेस है, कि जो कंपनी अभी तक ग्रो नहीं कर रही है क्या पता वो अब ग्रो करना शुरू कर दे। लेकिन दूसरा थॉट प्रोसेस जिसको मैं ज्यादा फेवर करता हूं, जो मैं ज्यादा एक्सेप्टेबल मानता हूं, वो ये है कि वो कंपनी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं जो ऑलरेडी बढ़ रही है, एज इन जिसको बढ़ना आता है। वो कंपनी जो ग्रो कर रही है, जिसको ग्रो करना आता है, अगले साल उसके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू जिस कंपनी को ग्रो करना नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है, उसी का रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी अगले साल ज्यादा है कंपेयर टू उस कंपनी के जो रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, पहला पैरामीटर मैं यहां पर ये डाल देता हूं कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर रही हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है? रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15% के आसपास का आ रहा है। ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अपने शेयर होल्डर्स के लिए कम से कम 15% का रिटर्न जनरेट किया है? दिस इज कॉल्ड ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। दोस्तों, इसमें तो सिर्फ शेयर होल्डर्स कवर हुए, लेकिन व्हाट अबाउट अदर पार्टीज? कंपनी तो उधार भी लेती है, तो जिन्होंने इनको उधार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है इंटरेस्ट की पेमेंट को बाईपास करके इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट कर दिया हो? क्या पता किसी इंटरेस्ट पेमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया हो? तो एक्चुअली में ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसा आ रहा है? हमें यह भी देखना चाहिए कि कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स खुश है या नहीं है, क्योंकि हम अगर शेयर होल्डर हैं, हमें पैसा सबसे एंड में मिलने वाला है। हम ये भी जानना चाहेंगे हमसे पहले जिनको पैसा मिलने वाला था उन सबको ब्रॉडली पैसा मिला या नहीं मिला। इसीलिए हम यहां पर एक पैरामीटर ऐड कर लेते हैं विच इज ROCE। तो पिछले 1 साल का ROCE अगर हम यहां पर देखें तो पिछले 1 साल का ROCE 20% से ऊपर है या नहीं है? हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2600 में से
948 कंपनीज बची थी। अब ये ROCE की भी कंडीशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहां पर मेरे पास सिर्फ 300 कंपनीज बचती हैं। तो लेस देन 1/8 ऑफ द कंपनीज आर देयर जो रिटर्न जनरेट कर पा रही है अपने शेयर होल्डर के लिए भी और अपने क्रेडिटर्स के लिए भी। लेकिन दोस्तों ये रिटर्न जनरेट करना ही काफी नहीं है, उसका EPS किस तरीके से ग्रो कर रहा है, मतलब कंपनी का जो EPS है, EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए पर शेयर कितनी अर्निंग जनरेट कर पा रही है। दोस्तों अर्निंग जनरेट कर पाना तो एक बात होती है, लेकिन ये अर्निंग लगातार ग्रो भी करनी चाहिए। तो मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जिसका EPS का ग्रोथ रेट भी हाई होना चाहिए। तो यहां पर मैंने टाइप किया EPS ग्रोथ रेट। तो यहां पर EPS ग्रोथ का परसेंटेज पिछले लेट अस से 3 साल के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी का EPS ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में कम से कम 20% से ऊपर का रहा हो। मतलब ऐसी कंपनीज कितनी हैं जो पिछले 3 साल में उनका EPS 20% से ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। मतलब ये सिर्फ अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट नहीं कर रही, ये रिटर्न को लगातार इंक्रीज भी करती जा रही है और इंक्रीज भी 20% पर एनम के रेट से करती जा रही है। मतलब आपके लिए किसी कंपनी ने लास्ट ईयर अगर 100 रुपए का अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था तो उसी एक शेयर पे उसने इस साल 120 रुपए कमाए हैं, अगले साल में 140 रुपए कमाए हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि मोस्ट लाइकली या तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा होगा और भी ज्यादा लाइकलीहुड कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा होगा और ऐसी बढ़ने वाली कंपनी ही आपके पोर्टफोलियो में आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां पर यह भी तो हो सकता है कि कंपनी लगातार उधार लिए जा रही है, उसके बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि उधार लेकर प्रॉफिट जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है एज लॉन्ग एज द उधार इज लिमिटेड। जब तक कंपनी का उधार लिमिटेड है तब तक तो पेएबल है। अब आप सोचिए आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए की है, आपका 20 लाख रुपए का लोन है, आप आराम से पे कर देंगे। 50 लाख का लोन है, आप आराम से पे कर देंगे। 1 CR का भी लोन है, शायद वो भी पे कर देंगे। लेकिन जहां पर आपकी नेटवर्थ 1 CR की है लेकिन आपका लोन 1.5 CR का हो जाता है, यहां पर पेएबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। जब तक आपका रेवेन्यू आ रहा है, जब तक आपकी इनकम आ रही है, तब तक तो रीपे कर पाएंगे। लेकिन अगर इनकम खराब हो गई तो, अगर इनकम डिस्टॉर्ट हो गई तो, डिसरप्ट हो गई तो, गॉड फॉरबिड अगर आपकी तबीयत नासाज हुई और आप वो EMI नहीं पे कर पाए क्योंकि आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हमारी तबीयत तो खराब नहीं होने वाली, इतना हम मान लेते हैं, लेकिन कंपनी का तो रेवेन्यू कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे अभी इजराइल ईरान वॉर में जिन कंपनीज ने अपने पोर्ट इनमें से किसी कंट्री के अंदर बना रखे थे, उनका रेवेन्यू डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि अभी अगेन इसी वॉर के टाइम पर ऑयल के प्राइसेस जब शूट अप करेंगे तो ऐसी कंपनीज जो ऑयल कंज्यूम करती हैं, जैसे कि रबर कंपनीज, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पेंट कंपनीज, इनका रेवेन्यू ऑल ऑफ अ सडन गिर जाएगा क्योंकि ऑयल बहुत महंगा हो गया है, तो चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, लोग अपने खर्चों पे कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों ऐसा होने पर ये वाली कंपनीज का रेवेन्यू इमीडिएटली हैम्पर हो जाता है। इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो द लोअर द बेटर। वैसे डेट जो है वो रिलेटिवली इक्विटी से सस्ता होता है, लेकिन सस्ता होने के बावजूद इकोनॉमी से लिंक्ड होता है और इकोनॉमी कभी बदल सकती है। इसीलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में लो डेट कंपनी ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो मैंने यहां पर कंडीशन ऐड कर दी कि डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.5। तो ऐसा करके मेरे सामने बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 81 कंपनीज। अब दोस्तों ये कंपनीज ऐसी हैं जो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है एज पर द फंडामेंटल फैक्टर्स। मेरा इनको लेकर कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5 पैरामीटर्स हैं, दोस्तों 5वां पैरामीटर बहुत ही सब्जेक्टिव है। यहां पर मैं आपको 5 पैरामीटर की जगह मल्टीपल पैरामीटर्स देना चाहता हूं। आप उनमें से इन 4 के अलावा कोई भी एक पैरामीटर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपके सामने बचती हैं ये 81 कंपनीज। यहां पर दोस्तों आपको ये चीज चेक करनी है इनमें से ये कंपनीज कौन सी ऐसी हैं जो आपको सस्ती मिल रही हैं। क्वालिटी वाइज मैंने आपको बता दिया है कि 4 पैरामीटर्स मेरे कौन से हैं, लेकिन वैल्यूएशन वाइज मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी पैरामीटर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। दोस्तों प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर 30-32 से ज्यादा है, निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर आज की डेट में 22 है, तो निफ्टी से 1.5 टाइम से ऊपर का अगर कोई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है तो मैं पर्सनली उसको एक्सपेंसिव कंसीडर करता हूं। तो आज की डेट में जहां पर निफ्टी का पीई 22 है, 33 से ऊपर वाली पीई की जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव काउंट हो सकती हैं। वैसे वैल्यूएशन आपका एक सब्जेक्टिव पैरामीटर है, आप अपने लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं कौन सी कंपनीज को ओवरवैल्यूड कंसीडर करता हूं। तो पहली रेशो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 30 से नीचे की तरफ रहेगी तो ज्यादा अच्छी है। प्राइस टू सेल्स रेशो अगर 1 से नीचे रहेगी तो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आप यहां पर अपने पैरामीटर्स को ऐड भी कर सकते हैं। आप यहां पर इनके कॉलम को चेंज कर सकते हैं और इन कॉलम्स को यहां पर ऐड भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से कॉलम आप चेक कर सकते हैं? पहला मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, ये नंबर जितना छोटा होगा उतनी कंपनी अंडरवैल्यूड है। अगर ये नंबर 1 से छोटा होगा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये कंपनी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड नहीं है। यहीं पर मैंने आपको पी रेशियो एक बताया है और एक और रेशियो
रेशो होती है पीबी रेशो। पीबी रेशो अगर 2-2.5 से कम है तो चलेगा। तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। पहला, मार्केट कैप टू सेल्स रेशो 1 से कम होगा तो अच्छी बात है। पीई रेशो ब्रॉडली 30-35 से कम रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन निफ्टी के पीई से 1.5 गुना से ऊपर नहीं हो तो ज्यादा अच्छी बात है। और तीसरा, प्राइस टू बुक रेशो, अगर ये 2-2.5 से कम रहेगा तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं यहां पर आपको रेंज इसलिए दे रहा हूं सो दैट आपके पास एक लीवरेज रहे ज्यादा या कम कंपनी सिलेक्ट करने का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप ये पैरामीटर्स यूज करके ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट बना रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स की लिस्ट बना रहे हैं। आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो 4 पैरामीटर्स फिक्स्ड है। 5वें पैरामीटर में आपके पास लीवे है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मार्केट कैप टू सेल्स, पीबी रेशो या पी रेशो, इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है कोई भी एक पैरामीटर उठा लीजिए। मैंने आपको उनके नंबर भी बता दिए हैं, आप इन नंबर्स के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी आप बाय करना चाहते हैं और कौन सी डिस्कार्ड करना चाहते हैं। दोस्तों यहां पर मैं स्क्रीनर को सेव कर देता हूं, तो मैं यहां पर इसका नाम दे देता हूं 5 पॉइंट फंडामेंटल चेकलिस्ट। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो मैं यहां पर इसको सेव कर देता हूं और मैं ये स्क्रीनर आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप यही टर्म कमेंट्स में लिख देंगे 5 पॉइंट फंडामेंटल चेकलिस्ट। दोस्तों अगर आप इस थॉट प्रोसेस को, अगर आप इस स्क्रीनर को इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर रही हैं तो आप एमटीएफ के फीचर को कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर इस फीचर को यूज करके आप अपना पार्शियल अमाउंट डिपॉजिट करके बाकी पैसा फंड से बोरो कर सकते हैं और इस पैसे पे एक मार्जिनल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और उसके बाद आप जब तक चाहें इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। मार्केट जब बहुत ज्यादा गिरी हुई होती है और वैल्यूएशन बहुत अच्छी मिल रही होती है, ऐसे टाइम पर ये एमटीएफ फीचर आपके बहुत काम आ सकता है, लेकिन मेक श्योर कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करेगा, तभी आप इसको यूज कीजिए। अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट को लेकर या एमटीएफ फीचर को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वैसे आप अपने म्यूचुअल फंड्स को भी धन के डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, रख सकते हैं और इन्हीं फंड्स को प्लेज करके आपको जो पैसा मिलेगा इस पैसे से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट पे करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट फंडामेंटल चेकलिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में ये वर्ड लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ ये स्क्रीनर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.